हेलो एवरीवन। पीजीटी की लेक्चर की सीरीज में आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज भी एक एक दो क्वेश्चंस हम लास्ट में फिर से पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आता है, वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं UTM। क्योंकि ऊपर हेडिंग में ही जैसे कि मेंशन्ड है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो बार बार हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिस्कशन नहीं करेंगे। और ये आप हर एक डेफिनेशन में मान के चलिए कि जो भी हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि ये सब के सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें AIJ जो हमारा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वैल्यू जीरो होगी जब I ग्रेटर देन J हो। मतलब अगर मैं 3 बाय 3 की कोई मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या होगा? A11, A12, A13। फिर लास्ट एलिमेंट जो लास्ट रो का होगा वो होगा 3 1, A32, A33। ये हालांकि बहुत से लोगों ने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो बहुत इजीएस्ट वर्ड्स में पढ़ी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यही ऑप्शन में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन क्या होती है, तो इसलिए मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। आई ग्रेटर देन जे है, जैसे ये एलिमेंट है, इसमें आई की वैल्यू कितनी है? 3। और जे की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर आई और जे में क्या रिलेशन है? आई अगर जे से बड़ा है तो एलिमेंट की वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? A21। A21 में भी आई जो है जे से बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक। तो ये बोलता है कि अगर आई जे से बड़ा है तो वैल्यू जीरो, अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर के चलेंगे। तो इन तीनों एलिमेंट्स में आप देखेंगे जो जे है वो आई से बड़ा है, तो ये ऐसे यहाँ A22, A23, यहाँ पे भी जे जो है आई से बड़ा है, और यहाँ A33। ठीक। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि ऊपर की साइड क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। और डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो है। ठीक है। तो पहले जो आपने पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा कि अगर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जीरो बन जाए तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैथमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग AIJ जो है जीरो होगा जब आई की वैल्यू जे से बड़ी हो। ऐसे करके भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डायगोनल के भी सारे जीरो बन जाएं और नीचे के तो सारे जीरो रहे ही रहें, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स भी जीरो बन जाएंगे। अब इसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है जो आप नोट करके अपने नोट्स में भी लिख लें। अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n इज, इसका मतलब क्या है? आपके पास n/n की एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये आपको पता है कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो चल रहे होंगे। ठीक। ये तो क्लियर है। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आपको उसमें n/n का ऑर्डर दिया हुआ है, तो आप इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज फिल कर सकते हैं? मतलब आप
कितने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं n बाय n ऑर्डर के? ये है सीधा सीधा क्वेश्चन। तो क्योंकि हम जनरल फॉर्म में कर रहे हैं, n बाय n के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये सब में एप्लीकेबल हो जाएगा। मींस इस n की 2 रख दो, 3 रख दो आप, तो आपको सारी स्क्वायर मैट्रिसेस मिल जाएंगी। अब कैसे इसको समझते हैं, देखो, आपको रट्टा नहीं मारना है, इसको फॉर्मूला सीधे सीधे आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि इसके डायगोनल में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स। तो n एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब डायगोनल में कितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास? n ऑप्शंस। ठीक। n ऑप्शंस आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एक एलिमेंट कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट कुछ भी रख सकते हैं, ये भी। तो n एलिमेंट्स डायगोनल में होंगे तो n एंट्रीज हम रख सकते हैं। अब इसके ऊपर जब हम अगले वाले में आएंगे, इसके पैरेलल एंट्रीज में, तो उसमें एक एलिमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ कितने ऑप्शन है हमारे पास? n-1। अगले वाले में n-2। ऐसे करते 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 लास्ट में जब हम पूछेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री, इससे पहले दो एंट्री। और आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 1 से लेके n तक का सम अगर हम करते हैं, तो n+2 n+1 अपॉन 2। जैसे 4/4 की है, तो कितनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनेंगी? n की जगह 4 आप रख दें। ठीक है। 4 × 5/2, यानी कि 10 मैट्रिसेस बनेंगी अपर ट्रायंगुलर। ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्लियर हो चुका है, जिसमें ए आई जे की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी अगर आई जो है जे से बड़ा है। और मैंने आपको बताया कि अगर डायगोनल के भी एलिमेंट्स 0 बन जाए, और नीचे तो एंट्रीज 0 ही हैं, तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? ए आई जे इज इक्वल टू 0 whenever आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो रहेगी रहेगी, यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन भी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे आपने 2 3 4, तो ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अगर अब फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जो मैंने अभी यहाँ पर नोट में आपको लिखाया था, क्या? कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। कितनी एंट्रीज हमें रिक्वायरमेंट है अगर हम स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहे हैं? तो मैंने भी आपको बताया कि हमें डायगोनल में कितने ऑप्शन चाहिए थे? n ऑप्शन। लेकिन अब हमारे पास इस केस में डायगोनल के जो n ऑप्शन है वो भी हट गए, क्योंकि वो सारे के सारे क्या बन गए अब? 0। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n-1 से। ठीक है। n-2 से लेकर के 1 तक। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो n-1, n-1+1, यानी कि n/2। ठीक है। तो ये बात हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। थर्ड हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसमें सेम कंडीशन, ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? आई से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे A11, A22, A33, इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। यहाँ A21, A31, A32। अब अगर डायगोनल के भी एलिमेंट्स अगर 0 बन जाए, तो वो क्या हो जाएगी? स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज वाला जो थर्ड वाला है, वो फर्स्ट वाले की तरह फॉर्मूला होगा सेम, और जो फोर्थ वाला है वो सेकंड वाले की तरह होगा। तो मैथमेटिकल कंडीशन पूछी जा सकती है, या फिर फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज वो भी आपको ध्यान रखनी है।
अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इन चारों टाइप्स में से कुछ पूछा जाता है तो आपको इसके अलावा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पहला, इफ ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चारों केसेस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। और के हमने क्या ले लिया, कोई भी एक नंबर ले लिया। देन पहली प्रॉपर्टी, अगर के से हम जो स्केलर हमने लिया है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमेशा क्या आएगी, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर ही रहेगा। अगर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है तो वो भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर ही रहेगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो भी वही रहेगी। और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तब भी सेम ही रहनी है। ठीक है। जैसे 1 2 3 0 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगी। सेकंड, अगर हमारे पास दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए और बी हैं, इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं, बशर्ते इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि एडिशन के लिए दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी होता है। तो अगर दो मैट्रिसेस अपर ट्रायंगुलर हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, अपर ट्रायंगुलर आएगा। ठीक है। अगर कोई दो मैट्रिसेस स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं तो उनको ऐड करके भी जो आंसर आएगा वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर ही आएगा। सेम फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड द सेम फॉर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक। थर्ड वन, अगर दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी अपर ट्रायंगुलर ही आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। सेम फॉर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अगर आप दो कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लेते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी फिर से वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने ली है तो उसकी कितनी भी आप पावर करें तो वो फिर से अपर ट्रायंगुलर ही आएगा। अगर वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर आएगा, लोअर ट्रायंगुलर है तो लोअर ट्रायंगुलर आएगा, और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर है तो तब भी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर आएगा। ठीक है। अब आप देखें, 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये ए मैंने मैट्रिक्स ली, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या आएगा, 1 4 5 0 2 6 0 0 3। तो यहाँ से देखने के बाद आपको क्या पता लग रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तो उसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिए तो इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, लोअर ट्रायंगुलर आ रहा है। ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी बड़ा मेन पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका अपर ट्रायंगुलर लोअर में चेंज हो जा रहा है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर में चेंज हो जा रहा है। तो आई थिंक ये अपर ट्रायंगुलर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने सब आपको बता दिए, और इनको आप अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार करें। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो अगली वीडियो रहेगी वो डायगोनल मैट्रिक्स पर रहेगी, और उसमें हम देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो दो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टीजीटी का ये क्वेश्चन है, 2004 में ये पूछा गया है। इफ ए इज इक्वल टू
अल्फा 0 1 1 and b is equal to 1051, then the value of alpha for which a square equal to b is, options are 1 -1, 2, no real value। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसको कर सकता है। ए स्क्वायर अगर हम निकालें तो अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1, तो पहला एलिमेंट क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा अल्फा +1 एंड 1। ये किसके इक्वल है, बी, यानी कि 1051। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 रखेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1। लेकिन ये अल्फा की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो बाकी दूसरी वैल्यू, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को भी सेटिस्फाई करे। जब हम अल्फा +1 इक्वल टू 5 रखते हैं तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, 4। तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये अल्फा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है और ये अल्फा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो जल्दबाजी में एग्जाम के प्रेशर में हम क्या करते हैं, बाकी वैल्यूज को क्रॉस चेक नहीं करते हैं और यहीं से सीधे सीधे हम 1 को या -1 को, किसी को भी एक को टिक कर देते हैं, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो रियल वैल्यू। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो पहली वैल्यू दूसरी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है और दूसरी वैल्यू पहले को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर 1 और -1 से कोई एक वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई कर जाती तो वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक, नेक्स्ट। ये भी 2003 टीजीटी का क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस such that a plus b and ab are both defined, then first option is a and b are two matrices not necessarily of same order। Option number B, A and B are two matrices of same order। Third, number of columns of A is equal to number of rows of B, and the fourth one is none of the above। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, खाली आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें यूज करना है। ए और बी दो मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनका सम भी डिफाइंड है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है। अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करता तो हमें अलग तरीके से अप्रोच करना होता है, रो और कॉलम को मैच करना होता है, क्योंकि यहाँ एडिशन भी डिफाइंड है। तो दो मैट्रिसेस ऐड तभी होती हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज कोई भी दो मैट्रिसेस ऐड हो ही नहीं सकती हैं। तो जब पहले वाली कंडीशन को हम देख रहे हैं कि ए और बी का सम डिफाइंड है, तो इसका मतलब ए और बी का ऑर्डर सेम होगा, और सेम ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड हो जाता है, तो फिर तो हमको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट नेसेसरीली लिखा है, लेकिन एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।